अपना चैनल। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में और मैं हूं समरीन नाज। सबसे पहले हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की जानिब से और डीडी उर्दू की जानिब से आप सभी को नए साल की तहे दिल से मुबारकबाद। नाज़रीन, कई ऐसे अमराज होते हैं जिनके बारे में बात करने से या सोचने भर से हमारा दिल लरज़ उठता है। नाज़रीन, एक ऐसा ही मर्ज है कैंसर। कैंसर जो हर साल बेशुमार लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कैंसर की भी कई किस्में होती हैं। ये मर्द हजरात में भी होता है, ख़वातीन में भी पाया जाता है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम बात है। इसके अलावा एक और कैंसर जो ख़वातीन में ही पाया जाता है, बड़ी तेज़ी से इसके मामलों में बढ़ोतरी भी हो रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है, वो है सर्विकल कैंसर। नाज़रीन, जो ख़वातीन होती है ना, वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती, उसके मज़ाइल पर तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है परिणाम कह लें या उसके जो भी आगे आने वाली चीज़ें हमें भुगतनी पड़ती हैं। नाज़रीन, अगर एक ख़वातीन यानी ख़ातून अगर सेहतमंद नहीं है तो वो अच्छी बेटी, बीवी, बहू भला कैसे बन पाएगी। हम आपको बताते चलें कि जनवरी का जो ये पूरा महीना है वो वक्फ है सर्विकल कैंसर की बेदारी के लिए। सर्विकल कैंसर के होने के पीछे की जो एक ख़ास वजह है वो है HPV, जिसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। तो नाज़रीन, आज इसी मर्ज़ पर हम बात करेंगे, तभी जानकारी हासिल करेंगे और इसके लिए हमने मदऊ किया है स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को, जिनका तारुफ हम आपसे करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर हो जाता है क्यों ये सर्विकल कैंसर, क्या वजूहात हैं और कौन कौन से इलाज करवाए जाने ज़रूरी है, कौन से टेस्ट करवाए जाने ज़रूरी है। अगर आप भी इस मर्ज़ से मुतालिक कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर बेझिझक कॉल कीजिए और अपनी बात, अपने सवाल हमसे साझा कीजिए। चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सर्विकल कैंसर पर मबनी इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, मर्द और ख़वातीन की जिस्मानी बनावट और किसी हद तक उनका अंदरूनी निज़ाम मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा उनमें होने वाली कुछ बीमारियां भी अलग होती हैं। खास तौर से ख़वातीन में पोशीदा आज़ा से मुताल्लिक़ बीमारियां जो बगैर इलाज के मोहलिक साबित होती हैं। ख़वातीन अपने पोशीदा आज़ा को लेकर बहुत हसास होती हैं और उनमें किसी भी तरह की तब्दीली या बीमारी का वो किसी से जिक्र नहीं कर पाती। इस वजह से वो जांच कराने से भी गुरेज करती हैं और मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। ख़वातीन के पोशीदा आज़ा में कैंसर भी आम हो गया है, लेकिन अगर इसका वक्त पर पता चल जाए तो इलाज में काफी हद तक आसानी हो सकती है और इस मोहलिक मर्ज से नजात भी मिल सकती है। सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से का कैंसर ख़वातीन के पोशीदा आज़ा की एक संगीन बीमारी है। इसे बच्चेदानी की गर्दन का कैंसर भी कहा जाता है। सर्विकल कैंसर वो बीमारी है जिसमें सर्विक्स में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं जो यूट्रस को वजाइना से जोड़ती है। सर्विकल कैंसर की पहली स्टेज में सर्विक्स की शक्ल बिगड़ जाती है और शुरू में ये कैंसर बच्चेदानी के सिरे या गर्दन तक या बच्चेदानी तक ही महदूद रहता है, जबकि बाकी मराहिल में ये फैल जाता है और फिर सर्जरी के जरिए बच्चेदानी को ही निकाल देना इसका वाहिद इलाज होता है। 90% मामलात में इस कैंसर का ताल्लुक वायरस से होता है जिसे HPV कहते हैं। ये एक इंतहाई आम वायरस है जो जिनसी राब्ते के जरिए मुंतकिल होता है। इस वायरस के फैलने की असल वजूहात एक से ज्यादा पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुक, ख़वातीन में सिगरेट नोशी, कमजोर इम्यून सिस्टम, अबॉर्शन की गोलियां ज्यादा इस्तेमाल करना, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली दीगर बीमारियां, सर्विकल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री और गुर्बत हैं। दरअसल सर्विकल कैंसर उस वक्त होता है जब बच्चेदानी के खुलने या मुंह में बेकाबू सेल्स पैदा होते हैं। ये ख़वातीन में कैंसर की चौथी सबसे आम शक्ल है और ये बीमारी 42 मुल्कों में ख़वातीन में कैंसर से होने वाली अमवात की एक बड़ी वजह है।
ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सर्विकल कैंसर HPV वायरस की वजह से होता है। अगरचे HPV के साथ ज्यादातर इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और कोई अलामात पैदा नहीं करते, लेकिन मुसलसल इन्फेक्शन ख्वातीन में सर्विकल कैंसर का सबब बन सकता है। वजाइना में जलन का एहसास, कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द, वजाइना से गैर मामूली मादे या खून का खारिज होना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेट फूलना सर्विकल कैंसर की कुछ अलामात हो सकती हैं। ये कैंसर 35 से 44 साल की उम्र की ख्वातीन में ज्यादा आम है। अगर सर्विकल कैंसर की जल्द तशखीस और मौसर तरीके से इलाज हो जाए तो ये सबसे कामयाब इलाज किए जाने वाले कैंसर में से एक माना जाता है। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए सिर्फ एक पार्टनर से ही जिनसी राब्ता रखना लाजमी है। इसके अलावा वक्फे वक्फे पर पाबंदी से पैप स्मीयर और HPV स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। सिगरेट नोशी से परहेज भी इसकी रोकथाम में मदद करता है। इससे बचाव के लिए टीका भी लगवाया जा सकता है, जिसके लिए माहिर डॉक्टर से मालूमात हासिल करें। सेहतमंद ग़िज़ा और एक्टिव तर्ज जिंदगी हर बीमारी से हिफाजत फराहम करते हैं। आज के वक्त में भी सर्विकल कैंसर के बारे में मालूमात और बेदारी की कमी है, लिहाजा हर साल जनवरी का पूरा महीना सर्विकल कैंसर के बारे में आगाही और सही मालूमात फराहम करने के लिए वक्फ रहता है, ताकि इस जानलेवा बीमारी से बेशकीमत जिंदगियों को बचाया जा सके। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हर बार हम आपसे ये बात कहते हैं कि हम बताते हैं आपको आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। लेकिन जनाब, जीने का अंदाज़ तभी बदला जा सकता है जब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं ना, जिनके सर पे इतनी सारी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर भी बहुत से ऐसे अमराज और बीमारियाँ होती हैं जिन्हें वो छुपा जाती हैं और जानबूझकर अयान नहीं करती, जबकि ये बहुत गलत है। तो नाज़रीन, एक ऐसा ही मर्ज सर्विकल कैंसर, जिसके बारे में आज हम तवील जानकारी हासिल करेंगे। और चलिए इसके लिए रुख करते हैं आज के अपने एक्सपर्ट्स का और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। तो सबसे पहले हम खैर मकदम करेंगे नीरजा भाटला का, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और इसी के साथ हम रुख करेंगे प्रोफेसर इंदु चावला का, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी RML हॉस्पिटल में है। शुक्रिया। और साथ ही हम वेलकम करेंगे डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर का, जो कि प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी सफदरजंग में है। आप तीनों का बहुत ही खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले पहला सवाल और बहुत ही अहम सवाल, जो कि आम लफ्ज़ों में हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाम को बताएं, ख़ासतौर से ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है कि नीरजा भाटला, डॉक्टर नीरजा भाटला, हम आपसे करना चाहेंगे कि आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या और क्या वजूहात हैं इसके पीछे होने की। तो जैसा हमने अभी देखा सबरीन, इन दैट ब्यूटीफुल जो आपने दिखाया वीडियो, सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो भारतीय स्त्रियों में दूसरे नंबर पे है जी। जो आपने पहले जिक्र किया, ब्रेस्ट कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट, और सर्वाइकल कैंसर। और ये कैंसर की जो ट्रेजेडी है वो ये है कि ये कैंसर से ऑलमोस्ट पूरी तरह से बचाव हो सकता है। फिर ये क्यों इतना कॉमन है, ये है हमारी आज का सवाल भी और एक बहुत गंभीर समस्या भी। तो ये सर्विक्स का कैंसर जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, क्योंकि उसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो इवन उसका कोई भी लक्षण स्त्री के को ना हो, फिर भी हम इसको पहचान सकते हैं बाय डूइंग सम टेस्ट, जो कि टेस्ट होते हैं HPV टेस्ट, पैप स्मीयर, VIA, हर तरह की स्थिति के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। और अगर स्त्री को कोई समस्याएं हैं, जैसे कि खून आना, मासिक के बीच में खून आना, या संभोग से खून आना, या कोई और भी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा दिन तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सब समस्याओं से शुरुआत में आती हैं। और अगर बढ़ जाए तब तो खैर बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा और यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत कुछ हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा और आपने कहा कि ये HPV का एक वायरस है, बहुत कम ऐसे कैंसर होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। लिवर का भी कैंसर इसके कारण होता है, वायरस के, यही वायरस नहीं, अलग किस्म का वायरस। और एक ये HPV का वायरस जो सर्विक्स का कैंसर, वल्वा वजाइना कैंसर, मेल्स में भी कुछ तरह के कैंसर, ओरोफेरिंजियल का गले में कैंसर, इन सब का कारण है HPV वायरस।
जी जी। So अच्छा, ये आपने नीचा जी एचपीवी वायरस की बात की है। एचपीवी वायरस को जरा बताएं खुल के कि ये है क्या? जैसे हम वायरल अक्सर जब बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो खांसी जुकाम वाला वायरस, लेकिन वायरस बहुत तरह के होते हैं और एचपीवी का जो वायरस होता है वो खास तर से इन कुछ कैंसर से जुड़ा हुआ है और वॉट्स की भी समस्या जो होती है, जो कहीं भी किसी भी स्किन के हिस्से पे हो सकते हैं, पर खासकर यहाँ हम उन वॉट्स की बात कर रहे हैं जो जननांग में होते हैं, उनका भी कारण बनते हैं। हालांकि वो कैंसरस नहीं होते हैं लेकिन उनकी भी समस्या काफ़ी होती है। तो ये एक डीएनए वायरस होता है और ये वायरस के चलते हुए ही अब इनके लिए वैक्सीन, टेस्ट ये सब बन चुके हैं, क्योंकि जब एक इन्फेक्शन के कारण एक कैंसर हो सकता है तो ज़रूरी बात है कि हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई और एचपीवी वायरस को बहुत ही खुल के आम लफ्ज़ों में हमारी आवाम तक पहुंचाया है। डॉक्टर इंदू, अगर आपकी तरफ रुख करें, वैक्सीनेशन की भी बात करेंगे, दवा की भी बात करेंगे, इलाज की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने अभी अपनी ओपनिंग में भी ये बताया कि जनवरी का जो ये पूरा महीना है वो वक्फ होता है सर्विकल कैंसर के लिए। तो क्या ऐसे कदम उठाए जाते हैं इस महीने में हर साल? और इसी के साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इस तरीके की जो मरीज़ आते हैं उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है। जी। जैसा कि मैडम ने भी बताया कि प्रिवेंटेबल कैंसर है। हमको मालूम है कि एचपीवी वायरस से होता है। एचपीवी वायरस जब बॉडी में रह जाता है, लंबा क्लियर नहीं होता, उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है और हमारे पास एक लंबी स्टेज होती है जिसमें हम पिकअप कर सकते हैं कि मरीज़ को एचपीवी वायरस क्लियर नहीं हुआ या सर्विक्स में चेंजेस आ गए हैं। हम उस स्टेज पे अगर ट्रीट कर ले, जिनको प्री कैंसरस स्टेजेस कहते हैं, तो बचा जा सकता है, जो कि ट्रीट करना भी बहुत आसान है। तो ये सब कदम हमें उठाने होते हैं। पहला कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है ना। बहुत कम कैंसर ऐसे हैं बॉडी में जो कि हम कहें कि टोटली प्रिवेंटेबल है। हमें कारण मालूम है, हमारे पास एक लंबी सी स्टेज है जहां हम अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन एक है जो कि सरकारी अस्पतालों में नहीं आया, परंतु प्राइवेट में लग रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। अब इंडियन वैक्सीन भी बन गई है, उसकी कॉस्ट भी कम होगी, तो हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में आ जाए। एक ये, और दूसरा अर्ली स्टेज स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं, उसके लिए स्मीयर टेस्ट होता है। अलग अलग तरह के स्मीयर टेस्ट होते हैं। पैप स्मीयर होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, एचपीवी टेस्ट होता है। तो ये सब सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में। जी जी। और हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। जैसे कि हमारे अस्पताल में हम नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए फ्रिक्वेंटली अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि वही डॉक्टर नर्सिस जाकर पेरिफेरी में बताएंगे औरों को कि आप वैक्सीनेशन कराइए, स्क्रीनिंग कराइए। क्योंकि हमने एक सर्वे किया था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस भी ना वैक्सीनेटेड थे। लार्ज परसेंटेज, मोर देन 90% नॉट वैक्सीनेटेड। यंगर की बात कर रही हूँ, जो कि हो जाना चाहिए था। और काफ़ी लोगों ने अपना स्मीयर टेस्ट भी नहीं करवा रखा। तो आई थिंक पब्लिक में अवेयरनेस करना, डॉक्टर नर्सिस में अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत बड़ा कदम है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों कर सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर सरिता, अगर आपकी तरफ आए और आपसे ये बात पूछें कि सर्विकल कैंसर के बारे में, तो आप भी एक सरकारी हॉस्पिटल में हैं, आपके यहाँ भी किस तरीके के मरीज़ आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और किस तरीके के अवेयरनेस, आप बेदारी उन तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं? और एक चीज़ ये भी कि कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है, मर्ज़ है, जिसका नाम सुनते ही इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एक हार सी भी मान लेता है कभी कभी। तो इसके सिम्टम्स भी बहुत जल्दी नुमाया नहीं होते हैं। तो कैसे अर्ली स्टेज पर हम सर्विकल कैंसर के बारे में जानें? तो ये हमारे जो ओपीडी है, हमारे हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है, तो हमारा जो ओपीडी है, सारे ओपीडीज हैं और गायनी जो ओपीडी है उसमें हम जो भी प्रॉब्लम से के साथ आती है महिलाएं,
किसी को सफ़ेद पानी जा रहा हो या कोई पेट में दर्द करके आए हैं या फिर महीना ज़्यादा आता हो, तो जो भी इनको प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम से आती है उनकी जो स्क्रीनिंग साथ में हम करते हैं जी। तो उनको बताते हैं कि ये टेस्ट है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ये हो सकता है, तो इसका एक टेस्ट हम कर सकते हैं, मुफ्त में हम करेंगे। जी। तो ये बताकर हम साथ साथ टेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। उसके अलावा हम जो भी उनके साथ रिश्तेदार आए हैं उनके लिए एक अवेयरनेस वीडियो हमारे ओपीडी के वेटिंग एरिया में चलता रहता है, उनके ये सब बातें बताने के लिए। उसके अलावा हेल्थ के बारे में, अपना न्यूट्रिशन के बारे में, सब कुछ। तो ये ओपीडी के वेटिंग एरियाज में है, हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया जो ओपीडी का है वहाँ पे भी ये चलते रहता है। तो इस तरीके से हम मरीज़ों को और उनके रिश्तेदारों को इस कैंसर और कैसे बचाव हो सकता है उसके बारे में हम उनको अवेयरनेस हम मतलब इसी तरह हम शुरुआत में करते हैं। उसके अलावा जैसे वो लेडी का स्क्रीनिंग हम करें और अगर उसमें कुछ आता है तो उसके साथ हम उसका आगे जो टेस्ट होता है कॉल्पोस्कोपी, जो उसको ज़्यादा अच्छे से हम मैग्नीफिकेशन या दूरबीन से देखते हैं और इसमें अगर कोई बदलाव आए हैं तो उसका इलाज भी हम वहीं पे ओपीडी में, हमारा अलग क्लिनिक है दूसरे कमरे में। जी जी, क्योंकि देखा गया है कि सर्विकल कैंसर के तई अभी बेदारी उतनी ज़्यादा है नहीं, महिलाएं ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा झिझकती हैं और कहीं ना कहीं शर्म भी महसूस करती हैं इस तरीके के अमराज को आया करने में। डॉक्टर नीरजा, अगर आपकी तरफ आए और आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी उम्र में इस तरीके का ये जो कैंसर है वो हो सकता है, पनप सकता है, और वैक्सीनेशन भी कौन सी उम्र से ज़रूरी है कि लगवा लेनी चाहिए और किस उम्र तक लगवा सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अप्रोप्रिएट। एक तो पहली बात ये कि जो स्क्रीनिंग है जी, ये हम शुरू करते हैं 30 साल के बाद। अच्छा। क्योंकि ये जो कैंसर है इसकी इन्फेक्शन तो हो जाती है यंगर एज में जी। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है इसके इन्फेक्शन की एंट्री हो जाती है। 80% महिलाओं में इन्फेक्शन कभी ना कभी होता ही है, जिस प्रकार से जुकाम खांसी हर एक को होता है, लेकिन 90% लेडीज इसको खुद ही क्लियर कर लेंगी। 10% बचेंगी जिनकी इन्फेक्शन क्लियर नहीं होगी, वही हैं जिनको रिस्क है, जरूरी नहीं है, ऐसे घबराने वाली चीज नहीं है कि एचपीवी है मुझे। एचपीवी क्लियर होने में भी टाइम लेता है, जुकाम 1 हफ्ते में क्लियर होता है, इसको 1-2 साल लगता है क्लियर होने में। इसलिए घबराना नहीं है, अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एक्टिविटी बनाए रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर भी जो रह गए हैं उसको हम सोचते हैं कि 30 के बाद हम टेस्ट करें। तो अब जो WHO का डायरेक्टिव आया है, एक WHO ने मुहिम चलाई है फॉर एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कि कैंसर जो इतना ज़्यादा प्रचलित है वो एकदम मिनिमल लेवल्स पे हम ले आएं, कैसे करें। तो सब कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया कि हम करेंगे। वो कहते हैं कि 35 साल पे और 45 साल पे मात्र 2 बार आप HPV टेस्ट करा लीजिए, तो हमें उम्मीद है कि ये टेस्ट इतना एक्यूरेट है कि आपका अगर नेगेटिव आ गया 2 बार तो आपका रिस्क ना के बराबर हो गया। अच्छा। तो अगर HPV टेस्ट हो जाए तो 2 बार, नहीं हो तो पैप्समियर के लिए हम कहते हैं 3-3 साल में कराते रहें। और अगर पैप्समियर की भी सुविधा नहीं है तो VIA का टेस्ट जो सिर्फ सिरका लगा के हम टेस्ट करते हैं, फ्रेशली एसिटिक एसिड बना के टेस्ट करते हैं कि सफ़ेदी है या नहीं है वाला, वो तो कहीं भी हो सकता है। बस एक्यूरेसी मैक्सिमम HPV टेस्ट की है, इसलिए उसमें केवल 2 बार वाली बात है। जी। और जो वैक्सीनेशन है वो तो हमने पहले लगाना है, बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिंस। और जितनी यंग होते हैं, कोई भी वैक्सीन हो, जितने यंग होते हैं उतना बढ़िया इम्यून रिस्पांस, इतनी मतलब टाइटर एंटीबॉडी का बहुत अच्छा आता है। फिर भी किस एज में आप बताना तो चाहेंगे? इसलिए चाहते हैं कि 15 साल से पहले वो लगाया जाए। अच्छा, 15 साल से पहले आइडियल है, लेकिन जैसे भी हो 20 साल तक तो सिर्फ अब 1 डोज काफी है। ये हमारे इंडिया की भी रिसर्च कंट्रीब्यूट की है ये WHO के ऑप्शन में, कि अगर 20 साल से पहले इवन 1 डोज ऑफ वैक्सीन इज इनफ, 20 साल के बाद 2 डोज 6 महीने की इंटरवल पे लगाए जाएं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल से WHO ने भी कारगर कदम उठाए हैं इसके तई। चलिए आगे बातें यूं ही जारी रहेंगी। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मेरा नाम नैन्सी है और मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। जी, आपका खैर मकदम है, पूछिए अपना सवाल। जी, फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम है
ये जेनेटिक्स होती है या कोई एज या कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो इसके बारे में जरा बताएंगे। अच्छा, ये जो सर्विकल कैंसर है ये कभी भी हो सकता है या पहले से कोई प्रिकॉशंस लिए जाए, ये सवाल आप कर रही हैं? हाँ जी, जी, जी। जेनेटिकली आगे पास ऑन होगा, मतलब समहाउ मुझे हो गया या मेरी फैमिली में किसी को है तो आगे पास होगा जनरेशन वाइज या नहीं? अच्छा, नहीं डॉक्टर नहीं, इंदु, आपसे ये सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं है। जी। जैसे ओवेरियन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, परंतु सर्वाइकल कैंसर जैसे पहले भी बताया कि एचपीवी इन्फेक्शन से ही होता है, और एचपीवी इन्फेक्शन आपको बॉडी फ्लूइड से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। बच्चों को पास नहीं होगा ये इन्फेक्शन। हस्बैंड वाइफ अगर और या सेक्सुअल पार्टनर से एचपीवी इन्फेक्शन आने से बॉडी में एचपीवी इन्फेक्शन रहता है, उसके बाद आप 10 साल के बाद सर्वाइकल कैंसर होने का डर होता है, तो जेनेटिक नहीं है। आई थिंक मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि अर्ली एज एट मैरिज, अर्ली एज एट सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, स्मोकिंग, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदा होना बार बार जल्दी जल्दी, तो ये हैं कारण हैं, और कारण वायरस होता है। और हाई रिस्क पेशेंट्स में जब वायरस परसिस्ट करता है तो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो जेनेटिक तो नहीं मानेंगे इस डिजीज़ को हम लोग बिल्कुल भी। जी, तो ये कोई जेनेटिक डिसीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि, और ये तो आपको बता ही दिया है हमारे एक्सपर्ट्स ने कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, यही इंदु जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हम अगर शहरों की बात करें तो ख़वातीन काफ़ी बेदार हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी जाएं तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ख़वातीन हैं, वो आज भी इस तरीके के अमराज को छुपाती हैं, झिझकती हैं, शर्म महसूस करती हैं, यहाँ तक कि अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनसे भी साझा नहीं कर पाती हैं। तो आपके पास भी इस तरीके की ख़वातीन आती होंगी मर्ज़ को लेकर, तो आप उन्हें कैसे बेदार करने की कोशिश करती हैं या हमें उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात करूं तो ग्रामीण महिलाएं जो आती हैं ज़्यादातर लेट स्टेजेस में आती हैं कैंसर के। जैसे कि आपने बताया, वो बताती नहीं हैं, छुपाए रखती हैं। और एक और बहुत प्रैक्टिकल कॉमन प्रॉब्लम है कि महिलाएं गायनी चेकअप नहीं कराना चाहती हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी महिलाएं हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो टेस्ट के लिए नहीं आना चाहती, तो इसके लिए एचपीवी स्क्रीनिंग कुछ कंट्रीज ने सेल्फ स्क्रीनिंग स्टार्ट किया है। अच्छा, जिसमें वो पेशेंट को किट दे देते हैं, जिसमें स्टिक पेशेंट अपने आप से टेस्ट करके और लैब में दे सकती है, परंतु वो भी शहरों में ही पॉसिबल होगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए नहीं है। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो डॉक्टर नीरजा ने बताया कि एसिटिक एसिड लगा के जो टेस्ट करते हैं, हम वहाँ पे नर्सिस को, ANMs को सिखा सकते हैं, और इंडिया में काफ़ी हद तक किया भी गया है कई जगहों पे जी। तो और पर उसमें भी उनको एग्जामिनेशन के लिए तो जाना पड़ेगा, और अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप कुछ भी सिम्टम हो हॉस्पिटल जाइए। परंतु सर्वाइकल कैंसर का मैं बार बार हर एक को बोलती हूँ कि सिम्टम आने से पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए, क्योंकि ये कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके माध्यम से मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है ये पहुंचाने में हर व्यक्ति तक कि ये प्रिवेंटेबल है, आप अपना चेकअप कराइए, अवेयर होइए। और वैक्सीनेशन, मेरे को लगता है कि जब वैक्सीनेशन आ जाएगा, क्योंकि WHO ने कहा है कि अगर 90% वैक्सीनेशन हो जाती है लेस देन 15 ईयर्स का, और अगर हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाता है, तो मे बी 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन हम मे भी कह सकते हैं कि ये विलेजेस तक भी पहुंच जाएगा, और आगे आने वाले समय में कैंसर कम हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि हुकूमत हिंद की जानिब से तो काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और ज़्यादा बेदारी के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम और चलाए जाने चाहिए जो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं सही सहमत हूं आपके साथ। अच्छा नीरजा जी, अगर आपसे बात करें तो आपने सर्विकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने मतलब की हैं, इसमें शोध भी किए हैं। तो हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है, हालात पैदा हो रहे हैं, कितना ये गंभीर होता जा रहा है मामला इसके बनिस्बत बाहर के मुल्कों के? अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो धीरे धीरे एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर की मात्रा कम हो रही है। अच्छा, तकरीबन सभी रजिस्ट्री से यही रिपोर्ट है कि सर्वाइकल कैंसर की मात्रा कम हो रही है। अगर हम उसका रेट देखें, ऑफ कोर्स अगर हम नंबर्स देखें, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो टोटल नंबर्स हैव नॉट डिक्रीज टू दैट एक्सटेंट, बट रेट हैज डिक्रीज।
लेकिन वो रेट अभी भी जितना हमारा टारगेट है 4 पर 100,000 का WHO का टारगेट है, उससे 4 गुना भी से भी अधिक है अभी जी। तो काफी काम करना पड़ेगा अगर हम इसको रैपिडली नीचे लाना चाहें, वरना तो बहुत साल लग जाएंगे उस लेवल तक आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये केवल नीचे आता रहेगा ये जरूरी नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। अच्छा। कई कंट्रीज में कम होते होते वो बढ़ा भी है, क्योंकि कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कुछ लापरवाहियां ऐसी हो जाती हैं तो वो बढ़ भी सकता है। इसलिए उसके भरोसे तो हमें रहना नहीं है, हमें देखना है कि कैसे हम प्रोग्राम करें। ऑलरेडी 2016 से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अंडर ही हैज मेड श्योर कि मिनिस्ट्री में वो प्रोग्राम चले जो कि 3 कॉमन कैंसर्स के लिए है, ओरल, सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर को वो देखता है। लेकिन अभी तकरीबन हाफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये आ गया है, पूरी तरह से आया नहीं है। और जैसे डॉक्टर इंदु चावला ने बताया कि उसमें ट्रेनिंग जो नर्सेज ANMs की होनी है, ट्रेनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस होनी है, वो सब अभी बाकी है। और उसमें हमें उम्मीद है कि यदि हमारा इंडियन टेस्ट HPV का आए जो कि अफोर्डेबल हो, सस्ता हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस समय यही है कि उसकी एक्सपेंसिव बहुत है। तो अगर ऐसा कोई टेस्ट आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव वाला, तो उसको हम हो सकता है कि गांव तक पहुंचा सकें और सेल्फ सैम्पलिंग करें, या चाहे हमारी ANM लें, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पूरा तामझाम एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, उसको स्टेरिलाइजेशन कैसे करें, वो सब हमें नहीं करना पड़ेगा और वो एक कामयाब तरीका बन सकता है हमारे लिए। जी वाकई। वैसे हमारे जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से तो बहुत सारी मुहिम भी चलाई गई हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं और आगे उम्मीद भी करते हैं कि इस तरीके की जो मुहिम है वो जारी भी रहेंगी। अच्छा डॉक्टर सरिता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर्विकल जो कैंसर है उसकी जो स्टेजेस हैं, पहले तो उसके बारे में खुल के हमारी आवाम को बताएं, नाजरीन को बताएं कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किस स्टेज पर ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये सर्वाइकल कैंसर बनने से पहले कुछ स्टेज होती है जिसको कहते हैं प्री कैंसर। तो ये प्री कैंसर जब जस्ट HPV इन्फेक्शन होता है किसी को भी, तो कई लोग, अब कई महिलाएं वो अपने आप क्लियर कर लेती है, जैसे कोई जुकाम होता है और अपने आप ठीक हो जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। मगर अगर ये इन्फेक्शन रहता है तो ये बदलाव आते हैं जो सर्विक्स के जो लाइनिंग के ऊपर। तो पहले जो बदलाव आते हैं उनको बोलते हैं CIN, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूक्लियस, मतलब वो इसके अंदर ही सीमित है, जो एपिथेलियम जो ऊपर का लेयर उसके अंदर सीमित है। उसका इलाज बहुत ही आसान है और इसको पकड़ भी सकते हैं हम। ये जो पैप्समियर, ये सारे टेस्ट है, पैप्समियर है, VI है, इससे हमें पता चलता है कि ये प्री कैंसरस स्टेज में पहुंचे है कि नहीं। अगर ये प्री कैंसरस स्टेज में पहुंचे तो इसका इलाज भी संभव है। उसके आगे अगर ये प्री कैंसरस स्टेज आगे तक कई साल तक रहता है तो और बार बार इन्फेक्शन होता है तो ये कैंसर बन सकता है। और ये कैंसर के अलग अलग स्टेजेस है, एक स्टेज 1 से स्टेज 4, मतलब 1 से 4 तक। और स्टेज 1 मतलब ये सीमित है सिर्फ सर्विक्स के में, और उसमें भी ये है कि अगर माइक्रोस्कोपिक, मगर आपको हम देखने से ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि उसमें कोई सर्विक्स में कुछ बदलाव है या कुछ है, मगर ये जो बायोप्सी लेते हैं, टुकड़े की जांच करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि इसमें कैंसरस चेंज आया है। तो उसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो इन्वेजिव कैंसर। और दूसरा है कैंसर जो हम आंखों से देख सकते हैं कि उसमें सर्विक बच्चेदानी के मुंह पे कुछ अलग है या ग्रोथ है, जो कुछ धब्बा है जो कैंसर जैसे लग रहा है, तो उसको कहते हैं हम स्टेज 1B। तो वो दोनों स्टेज 1 ही है क्योंकि वो सर्विक्स में ही सीमित है। अगर सर्विक्स से फैलता है, कहीं नीचे जाता है, जो यौन संबंधी रास्ता है, वजाइना कहते हैं, तो वो फिर एडवांस हो जाता है, स्टेज 2 उसको कहते हैं। अगर स्टेज 2 नीचे जाता है वजाइना में या फिर आसपास फैलता है तो उसको भी स्टेज 2 कहते हैं। अगर और भी फैलता है तो उससे क्या होता है कि हमें पेशाब की नलियाँ जो होती है उसी रास्ते, मतलब बिल्कुल ये जो सर्विक्स होता है उसके बगल में ही चलती है, तो वो पेशाब की नलियाँ उनमें दबाव आ सकता है और किडनीज का फंक्शन जो है वो उस पर असर पड़ सकता है। यूरिन प्रोडक्शन, मतलब यूरिन प्रोडक्शन तो होता है पर उस नीचे नहीं आता है, तो उसमें किडनीज फूल जाती हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अगर ये सर्विक्स कैंसर फैलता है सर्विक्स से लेके साइड से, और बाकी जो चीज़ें जो यूरेटर्स जो होते हैं, जो पेशाब की नलियाँ, उसमें फैलता है, तो उसका
स्टेज 3 हो जाता है, स्टेज 3 भी, और या फिर नीचे यौन संबंधी रास्ता जिसे वजाना है उसमें फैलता है तो उसको भी स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 अगर वो सर्विक्स के आगे ही पेशाब की थैली होती है और पीछे लैट्रिन का रास्ता होता है, अगर ये इधर फैले तो वो स्टेज 4 हो गया, और या फिर और कहीं और फैल गया तो फिर वो भी स्टेज 4 हो गया। जी, यानी कि स्टेज जो 4 है वो ज़्यादा वो खतरनाक सबसे साबित हो ज़्यादा, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नीजा, आपसे जानना चाहेंगे, स्टेज 4 की बात करी डॉक्टर सरिता ने, तो क्या अगर कोई स्टेज 3 और 4 का जो पेशेंट आपके पास आया है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चेदानी रिमूव करने की नौबत आ जाए या फिर दवाओं से भी उसको कर सकते हैं? नहीं, जो स्टेज 1 तक और थोड़ा अर्ली 2 तक भी ऑपरेटेबल होता है जी। लेकिन ये ऑपरेशन साधारण नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जी। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सर्विक्स के कैंसर के लिए ऑपरेशन कराया है और बाहर उन्होंने केवल बच्चेदानी को निकाला है सर, और कभी कभी तो सर्विक्स को भी छोड़ के सिर्फ बच्चेदानी निकाल दी, तो उसमें वो कंप्लीट नहीं है। इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, जो साइड के सारे टिश्यूज़ हैं उसको पूरा क्लियरिंग करना होता है, जो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी हम कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और उससे रिकवरी में भी बहुत समय लगता है जी। कम से कम 10-15 दिन की रिकवरी का टाइम चाहिए उसमें। तो अगर उससे ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, फिर उनकी बिजली से इलाज होता है, रेडियोथेरेपी से। जी जी। और उस रेडियोथेरेपी के चलते हफ्ते हफ्ते कीमोथेरेपी भी चलती है, तो वो फिर पूरा 5-6 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसके बाद उनके ब्रैकीथेरेपी का चलता है। तो ये सब से बचा जा सकता है। बार बार हम यही अवेयरनेस करना चाहते हैं कि इतना जो आपका एक कष्ट होगा, एक आपका एक्सपेंस होगा, एक आपका साइकोलॉजिकल होगा, सभी कुछ है इसमें। और उस सब से बचने का एक तरीका कि आप अपना जाके टेस्ट ज़रूर कराएं। कुछ लोग कहते हैं अगर मुझे कैंसर है तो मैं जानना नहीं चाहती, ऐसा नहीं, आप ज़रूर जानना चाहते हैं और जल्दी जानना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी करेंगे, इवन रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे, उसमें आपकी उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपका 95% चांस है कि वो आपके बाद पास वापस नहीं आएगा कैंसर उसके बाद। और कुछ आजकल ये भी ऑप्शंस हैं जो यंग में हो रहा है, और कई बार अब आजकल यंग में भी हो रहा है और लोग अपने चाइल्ड बेयरिंग को डिले भी कर रहे हैं, एकदम से बच्चा तुरंत 20s में नहीं करते हैं, वेट करते हैं, करियर ऑप्शंस हैं, कई रीजंस हैं। तो उनके लिए भी ऑप्शन अब है कि सर्जरी इस प्रकार से करी जाए कि केवल सर्विक्स और साथ के टिश्यूज, रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी जिसको हम बोलते हैं, वो करके और यूट्रस को छोड़ दें और वो आगे फिर माँ बन सकें। तो ये सब तभी हो सकता है यदि हम बहुत जल्दी इस चीज़ को पहचानेंगे और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करेंगे। जी, बहुत अच्छी आपने बात की। साइंसी तरक्की का ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे रास्ते हमारे लिए हमवार हुए हैं, बस हमें एक सोची समझी एक चीज़ें अपनी सही करती जानी है, रास्ते बनाते जाने हैं खुद के लिए। अच्छा डॉक्टर इंदु, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बात हो रही थी कि अर्ली मैरिजेस की या मल्टीपल अगर किसी का गर्भपात हुआ है, मिसकैरेजेस हुए हैं, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो इससे भी इस कैंसर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। अगर हम बढ़ती उम्र की बात करें, जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तो उनमें क्या मतलब कितनी जल्दी ये कैंसर उन पर पनप सकता है बढ़ती उम्र की, और क्या कौन कौन सी वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी है? जैसा कि डॉक्टर नीरजा ने पहले कहा कि आइडियल टाइम वैक्सीनेशन का 15 साल से कम है, क्योंकि उस समय तक एक्सपोजर नहीं हुआ, हम ये मान के चलते हैं। और दूसरा, वैक्सीन की एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है। फिर सेकंड फेज हम कहते हैं कैचमेंट पीरियड, लाइक आप 26 साल से कम तक लगा सकते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होगा परंतु फिर भी इफेक्टिव होगा। और कुछ प्रोग्राम में 45-46 तक भी देते हैं, उसमें हम रिकमेंड नहीं करते कि आप वैक्सीन लो, परंतु अगर पेशेंट डिमांड करता है तो हम उनसे कहते हैं कि आप लगवा सकते हो अगर आपका एक्सपोजर का रिस्क फिर से और पार्टनर से है, उनको तो डेफिनेटली लगा देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पार्टनर चेंज होगा तो हो सकता है वो डिफरेंट स्ट्रेन HPV के हों, या हो सकता है हस्बैंड एक्सपोज हो जाए अगर उसको लगता है कि हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो फिर फीमेल भी उनसे एक्सपोज हो सकती है। तो उनको हम कहते हैं कि एफिकेसी कम है और आपको अगर रिस्क लगता है तो आप बढ़ती उम्र में भी लगा सकते हैं, पर जितने भी रिकमेंडेशन है 45-46 के बाद कोई नहीं कहता कि लगाएं। अच्छा, वैक्सीन वही है फिर से कि इसको 15 साल से पहले ही लगाना है,
अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें, और लगाना चाहिए भी उसमें। तो 45-46 के बाद आपने एक उम्र बताई है, तो उसके बाद लोगों के लिए क्या चांसेस है अगर ये कैंसर किसी को हो जाता है? वैक्सीन नहीं, कैंसर तो होगा। देखिए फिर से समझते हैं अगर कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वैक्सीनेशन नहीं कराया तो फिर आपका अर्ली पिकअप करना है आपको, कि बार बार उनको हॉस्पिटल आना है हर 3 या 5 साल पे। अगर आप जैसे कि अभी पहले भी मेंशन किया है कि पैप्समियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कर रहे हैं तो हर 3 साल पे करेंगे। अगर एचपीवी बेस्ड कर रहे हैं जो कि हमारी कंट्री में अभी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है, रिसर्च सेटिंग में है, जब आ जाएगा जैसे डॉक्टर नीरजा ने बोला तो उसमें महिलाएं हर 5 साल में एक बार टेस्ट कराएंगे तो 5 साल के लिए निश्चिंत हो सकती हैं कि अगर वो एचपीवी नेगेटिव हैं तो दैट मीन्स कि अगले 5 साल में वो बिल्कुल कैंसर सर्विक्स से तो बची हुई हैं। और ऐसे ही पैप्समियर का है, पैप्समियर, और जैसे मैडम ने बताया कि VIA होता है जो एसिटिक एसिड लगा के, वो भी 3 साल में हम गांव में कर सकते हैं। तो ये एक है कि उस बढ़ती उम्र की महिलाएं अगर वैक्सीनेशन नहीं तो स्क्रीनिंग पे जोर दें हम उस, जी जी जी, स्क्रीनिंग की आपने बात की कि स्क्रीनिंग पर जोर उस देने एज की में जरूरत है। और स्क्रीनिंग आइडियली पहले ही हो जानी चाहिए, 30 साल पे शुरू हो जानी चाहिए। परंतु अगर मिस कर दिया है दैट डजंट मीन कि अब स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। 35 और 45 साल पे अगर 2 स्क्रीनिंग करा लें तो ऑलमोस्ट 90 to 95% कि आप बचे हुए हैं कैंसर से। जी, 35 से 45 साल की उम्र में अगर आप 2 स्क्रीनिंग करा लें तो काफी हद तक बचा जा सकते हैं। जी जी, डॉक्टर सरिता अगर आपकी तरफ आए और हाइजीन की अगर बात करें तो अगर हाइजीन हमने मेंटेन नहीं किया है तो क्या इस कैंसर के होने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइजीन से मतलब अच्छे हाइजीन रहने से क्या है, इन्फेक्शन नहीं होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यौन संबंधित संक्रमण होते हैं तो उनके जो उससे काफ़ी इनका जो HPV इन्फेक्शन है वो भी एक यौन संबंधित संक्रमण ही है जो आगे जाके कैंसर बनता है। तो ये जो साथ में ये एसोसिएशन पाया गया है, ये HPV इन्फेक्शन और ये बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कहते हैं यौन संबंधी संक्रमण, तो अगर इस हाइजीन रखें और ये अपना जेनाइटल हाइजीन जो कहते हैं और जो कांटेक्ट जो इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में कॉन्डोम इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी हद तक इन्फेक्शन नहीं आता है। तो क्योंकि ये इन्फेक्शन साथ साथ अगर रहते हैं तो फिर आगे इनका कैंसर बनने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर नीरजा, ये पीरियड्स के दौरान भी अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये हो सकता है क्या? पीरियड्स का अगर बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस वही बात है कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसी हैं, स्पेशली कुछ इन्फेक्शंस आइडेंटिफाइड हैं, क्लमाइडिया इन्फेक्शन, गोनोकॉकल इन्फेक्शन, हर्पीज इन्फेक्शन, इनके रहते हुए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि ये वायरस जो है वो घर कर लेगा, वो क्लियर नहीं होगा और उसका रिस्क बना रहेगा। को फैक्टर्स का नाम दिया जाता है इनको। तो ये जो इन्फेक्शंस के रिस्क है, दैट इज़ द मेन थिंग कि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं है तो कुछ दूसरी इन्फेक्शंस आएंगी, फिर वो इसको और बढ़ावा देंगी। जी जी जी, बहुत अच्छी आपने आज तीनों ने बातें बताई। यहीं मैं चाहती हूँ कि नीरजा जी आप हमारे आवाम को, हमारे नाजरीन को एक पैगाम दीजिए ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए कि वो किस तरीके से इस मर्ज़ से बच सकती हैं, क्या एहतियात बरत सकती हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अभी हम जनवरी का महीना है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का महीना है। हर कैंसर के लिए अलग अलग महीने इसीलिए आइडेंटिफाई हुए हैं कि ऐसे नहीं हो कि साल बदलते जाएं और हम भूल ही जाएं कि हमारा कोई इसके तरफ हमें ध्यान करना है। तो इस महीने में ज़रूर चेक करें कि आपने अपना टेस्ट करा लिया कि नहीं, आपका टेस्ट ड्यू है कि नहीं, आपकी जो बेटी है उसका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। जैसे कहते हैं ना, अपना मास्क पहले करो फिर दूसरे का, तो इस पे नहीं ख़त्म होना है। आपके आस पड़ोस, सगे संबंधी जितने लोग हैं उनका क्या हुआ, उनकी जानकारी बढ़ी, उनको पता चला कि वो इस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। और उसके आगे चल के ये भी कहूँगी कि अगर आपके पास ये है बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि आपके पास इतना है कि आप किसी को हेल्प कर सकें, तो आप एक डोनेशन भी करने की सोचें कि जो कोई आपके गरीब काम कर रहा है, कोई हेल्प करने वाला है आपका, उसके तरफ देखें कि उसकी बेटी को वैक्सीनेशन करा दें। और अगर आप डॉक्टर हैं या किसी अस्पताल से जुड़े हुए हैं तो आप देखें कि आपके हॉस्पिटल में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम हो,
सबको जानकारी मिले, कोई ऐसा ना हो। लोग बाग कहते थे सर्वाइकल, अच्छा ये तो मेरे बड़ा कॉमन है, ये सर्विक्स नहीं। हम सर्विक्स बात कर रहे हैं यूट्राइन कैंसर की। सबसे पहले तो ये जानकारी हो कि सर्विक्स क्या है, जहाँ ये कैंसर होता है, कि इससे हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इसको हमें बढ़ावा देना है कि इसकी नॉलेज बढ़े और सबको पता चले कि कैसे वो अपनी लाइफ को सुखी बनाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ डॉक्टर इंदु, आप क्या कहना चाहेंगी? जो सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जाके अवेयरनेस फैलाएं, वैक्सीनेशन की और स्क्रीनिंग दोनों की, कि खुद को बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, खुद को स्क्रीन कराएं। हर 3 साल में अस्पताल हर महिला को एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें उनका स्मेयर भी हो जाएगा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हो जाएगा जी। और अवेयरनेस फैलाएं। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मीडिया को भी बहुत कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर सरिता, आप क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मत सोचिए कि मुझे ये कैंसर नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचते हैं। हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में हमें कितने सारे मरीज अच्छे, मतलब जनरली सर्वाइकल कैंसर हम सोचते हैं कि भाई लो सोशो इकोनॉमिक, जो गरीब जो हैं उनमें ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि अच्छे फैमिलीज, मतलब अच्छे सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के लेडीज़ में भी ये होता है। तो ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे कैंसर नहीं हो, कभी भी हो सकता है। और जो स्क्रीनिंग है उससे आप बहुत जल्दी ये जो बदलाव है पकड़ सकते हैं। उसका इलाज भी बहुत ही आसान है, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते जो जांच और उसका इलाज करने में भी। और इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और ये इलाज भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल, सारे सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में ये इलाज होता है, स्क्रीनिंग भी होती है। तो आप जाइए और अपनी जांच कराइए और अपना इलाज कराइए। तो ये और आपका भी और अपने परिवार का भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं, इनकी राय भी तीनों की एक ही है। और जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी डॉक्टर नीरजा भाटला है, उन्होंने कहा कि भाई वक्तन फ़वक्तन हमें स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सिर्फ नहीं कि अगर आपको ये मर्ज़ है तो आप तक ही महदूद है। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अवेयर करें, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि अगर आप सेहतमंद नहीं होंगी तो ना ही आप एक अच्छी बेटी बन पाएंगी, ना माँ और ना एक अच्छी बहू। तो इसीलिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को ये मर्ज़ हो गया है, अपनी चपेट में ले लिया है, या फिर अगर आप एहतियात बरतें तो बहुत ही बेहतर है। पहले से ही अगर हम चीज़ों पर नज़र बनाए रखें तो शायद हमें इस तरीके के जानलेवा जो मर्ज़ हैं वो ना हो। इसी के साथ जो डॉक्टर इंदु हैं, उन्होंने भी आपको ये पैगाम दिया है कि भाई अपनी वैक्सीनेशन कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, चेकअप्स कराएं। अर्ली स्टेजेस पर ही अगर हम चेकअप करा लेंगे, बहुत सारी ऐसे अलामात होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, ऐसे इशारे होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है। बस हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें समझें, उन्हें अपनाएं, उनकी तई बेदार हो। साथ ही डॉक्टर सरिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अहम जानकारी दी और हमारे नाज़रीन को बताया कि इसके तई बेदार होना कितना ज़रूरी है। अपने खान पान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर ध्यान दें, उस पर नज़र बनाए रखें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को देने के लिए, ख़ास तौर से उन ख़वातीन को जो इसके तई अभी तक बेदार नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम भी आपको यही कहेंगे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। और साथ ही एक मरतबा फिर से डीडी उर्दू की जानिब से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आपको बताती चलूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है किसी भी मर्ज़ से जुड़े हुए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। रखें अपना ख़ास ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कैंसर हमारे जिस्म में सेल्स की बेतरतीब हरकत की वजह से होता है। सर्विकल कैंसर में सर्विक्स में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं। ये ख़वातीन में कैंसर की चौथी सबसे आम शक्ल है। सर्विकल कैंसर 90% मामलात में HPV वायरस की वजह से होता है। इससे बचाव के लिए वक्फे पर पैप स्मीयर और HPV की जांच लाजमी है।
HPV वायरस से बचने के लिए टीका भी लगवाना चाहिए। सेहतमंद ग़िज़ा, मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी और मुस्बत सोच से इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर्विकल कैंसर के बारे में मालूमात आम करने की जरूरत है।